आज की दुनिया एक बार फिर ये साबित कर रही है कि युद्ध अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़े जाते, बल्कि आम लोगों की जिंदगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और वैश्विक नैतिकता के बीच भी लड़े जा रहे हैं। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप, ईरान से लेकर लैटिन अमेरिका तक और वॉशिंगटन से लेकर गाजा तक हर दिशा से जो खबरें आ रही हैं वे सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय की चेतावनियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की। माउंट लेबनन क्षेत्र के शुफ जिले के सिबलिन गांव में इजरायली हवाई हमले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या युद्ध में अब कोई लाल रेखा बची है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। ये हमला मंगलवार 16 दिसंबर को हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक पानी ले जाने वाले पिकअप ट्रक को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि न सिर्फ वाहन पूरी तरह तबाह हो गया, बल्कि आसपास का इलाका भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इजरायली सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि उनका लक्ष्य हिजबुल्लाह का एक सदस्य था। लेकिन सवाल यह है कि अगर लक्ष्य कोई सशस्त्र समूह का सदस्य था तो एक पानी का ट्रक क्यों निशाना बनाया गया? और अगर ये सच है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उसी दिन दक्षिणी लेबनान में मरकबा अदाई से सड़क पर एक और ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक और व्यक्ति की मौत हुई और 3 लोग घायल हुए। यानी एक ही दिन में 2 हमले। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि तनाव जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। अब चलते हैं ईरान की ओर, जहां दक्षिण पूर्वी केरमान प्रांत के फहराज काउंटी में हालात अचानक बेहद हिंसक हो गए। एक सुरक्षा चेकपोस्ट पर हथियारबंद लोगों और कानून व्यवस्था बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस झड़प में सुरक्षा बलों के 3 जवानों सहित कुल 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक आम नागरिक भी शामिल है। ये जानकारी ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने दी है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ग्राउंड फोर्स के कुद्स हेडक्वार्टर ने बयान जारी कर बताया कि ये मुठभेड़ सोमवार तड़के उस समय हुई जब हथियारबंद लोग जाहेदान फहराज रोड पर स्थित चेकपोस्ट पर पहुंचे। तीनों सुरक्षाकर्मी मौके पर ही मारे गए। इसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हमले के पीछे के कारणों और जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए संयुक्त जांच शुरू कर दी गई है। ईरान पहले से ही क्षेत्रीय तनावों, प्रतिबंधों और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में ये घटना सिर्फ एक स्थानीय हमला नहीं, बल्कि व्यापक अस्थिरता की ओर इशारा करती है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहां ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया है। फिलिस्तीनी पासपोर्ट धारकों और 7 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये देश हैं बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान, सिएरा लियोन, लाओस और सीरिया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि स्क्रीनिंग, सत्यापन और सूचना साझा करने की प्रक्रियाओं में गंभीर और स्थायी कमियां पाई गई हैं। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में सुरक्षा का मुद्दा है या फिर राजनीतिक संदेश देने का एक और तरीका? आलोचकों का कहना है कि ये फैसला सामूहिक दंड जैसा है, जिसमें आम नागरिकों को उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर दोषी ठहराया जा रहा है। अब चलते हैं पश्चिमी तट की ओर। इजरायल ने कनाडा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को पश्चिमी तट में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये सांसद फिलिस्तीनी अधिकारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। अल जजीरा के अनुसार कनाडा की संसद के 6 सदस्य जॉर्डन के रास्ते पश्चिमी तट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने उन्हें वापस लौटा दिया। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स ने इस पर गहरी चिंता जताई है। संगठन के CEO स्टीफन ब्राउन ने कहा कि इन सांसदों को पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन दिया गया था, इसके बावजूद उन्हें जन सुरक्षा के लिए खतरा बताकर रोका गया है। ये घटना इस बात को उजागर करती है कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की पहुंच भी सीमित की जा रही है, ताकि जमीनी हकीकत दुनिया के सामने ना आ सके। अब एक ऐसी खबर जो उम्मीद की एक किरण लेकर आती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि फ्रांसिस्का अल्बानीज और गाजा में काम कर रहे डॉक्टरों को वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये घोषणा यूरोपीय संसद के सदस्य माथियाज नेमेक ने की। उन्होंने बताया कि 33 देशों के लगभग 300 योग्य नामांकनकर्ताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। नेमेक ने कहा कि ये नामांकन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मानवता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के साहस को सम्मानित करता है। फ्रांसिस्का अल्बानीज पर इजरायल और अमेरिका की ओर से राजनीतिक दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा है। गाजा के डॉक्टर जैसे डॉक्टर हुसाम अबू सफिया और डॉक्टर सारा अल सक्का लगातार बमबारी, संसाधनों की कमी और जान के जोखिम के बीच लोगों की जान बचा रहे हैं।
ये याद दिलाना जरूरी है कि अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। 1,71,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। युद्ध विराम के बावजूद हिंसा जारी है और बार बार उल्लंघन हो रहे हैं। अब चलते हैं यूक्रेन रूस युद्ध की ओर। रूस ने दावा किया है कि उत्तर पूर्वी यूक्रेन का महत्वपूर्ण शहर कुपियांस्क उसके नियंत्रण में है। रूस की छठी सेना के अनुसार पूरा शहर उनके कब्जे में है। यूक्रेन ने हालांकि कुछ इलाकों पर दोबारा नियंत्रण का दावा किया था। ये शहर एक अहम रेल जंक्शन है और दोनों पक्षों के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी बीच युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। बर्लिन में हुई बातचीत के बाद यूक्रेनी प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि शांति प्रस्ताव पर काम लगभग पूरा हो चुका है। सुरक्षा गारंटी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में वोटिंग की उम्मीद है। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर इन गारंटी में नाटो सैनिकों की स्थापना शामिल हुई तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। युद्ध के बाद यूक्रेन को मुआवजा दिलाने के लिए हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन भी शुरू हो चुका है। यूरोपीय संघ में जब्त रूसी संपत्तियों से मुआवजा देने की योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसे रूस अवैध बता रहा है। अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका की, जहां अमेरिकी सैन्य गतिविधियां नए विवाद खड़े कर रही हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स के बयान से संकेत मिला है कि तथाकथित मादक द्रव्य विरोधी अभियानों का असली लक्ष्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सत्ता से हटाना है। हाल के महीनों में अमेरिकी नौसैनिक हमलों में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कानूनी विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। वेनेजुएला पहले से ही कठोर संकटों से जूझ रहा है और अब उस पर सैन्य दबाव भी बढ़ रहा है। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये है कि क्या मानवता, कानून और नैतिकता को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर ताकत और हथियारों की भाषा ही चलती रहेगी। इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले दिन ये तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन संकटों से क्या सबक लेता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब दुनिया ने चुप्पी साधी तब सबसे ज्यादा कीमत आम लोगों ने चुकाई। यही थी आज की विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। दुनिया पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि हर खबर सिर्फ सूचना नहीं होती, वो आने वाले कल की कहानी भी होती है।